दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में अंकित भाटी सर की जो बुक है, काफ़ी लोगों की डिमांड हो रही थी कि सर इसके टॉपिक वाइज करा दीजिए। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं वाणिज्य एवं व्यापार। अब आप कहेंगे सर जी वाणिज्य एवं व्यापार क्या सिलेबस में? हाँ बिल्कुल सिलेबस में दिया गया है आपके। तो आज हम उसी टॉपिक के प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ था। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखो कंपनी अधिनियम जब पारित हुआ था वो आपका हुआ था 1956 में, ठीक है ना। और जो स्वतंत्रता के बाद आप कह सकते हो 1 अप्रैल 1956 को लागू हुआ था और 2013 तक चला है। इसके बाद आप कह सकते हो दूसरा कंपनी अधिनियम 2013 वाला है जो इसमें वर्तमान में चल रहा है। तो लेकिन ये कब पारित हुआ था, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे 1956 वाला। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि लेखांकन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। लेखांकन के पिता के रूप में किसे जानते हैं? तो उनको हम जानते हैं, नाम क्या है? क्या लुका पसियोली है, पसियोली है ना, लुका पसियोली, यहां सा बना लो, लुका पसियोली है। विकल्प नंबर आपका क्या होगा? विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर देखिए जीएसटी से भी प्रश्न आपके आ जाते हैं, काफी सारे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। सभी को पता है कि भारत में जीएसटी जो है पूरे देश में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए आपको पता होगा कि जो हम जीएसटी दिवस मनाते हैं ना, जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई 2017 को मनाया जाता है। हालांकि सबसे पहले असम ने 2016 में लागू कर दिया था, लेकिन जब पूरे देश की बात हम करते हैं भारत में तो 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से बताइए कौन सा आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो जैसा कि अप्रत्यक्ष कर आप जानते हैं जीएसटी है, हाँ ना, वस्तु एवं सेवा कर जिसे आप कहते हैं, गुड सर्विस टैक्स कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है आपका दोस्तों कौन सा है? याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसको हम आरबीआई कहते हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण आपको भारत में कब हुआ था। इस ऑप्शन को देखेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन नजर आएगा, वो है 8 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिया था, सभी को पता है। तो ये जो घटना आपकी हुई थी आपकी 8 नवंबर 2016 को हुई थी, याद रखेंगे सभी लोग। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। हालांकि इसके पहले भी हो चुका है, 1946 में भी हो चुका है ना। भारत में जो विमुद्रीकरण है वो कब कब हुआ है? एक बार तो स्वतंत्रता के पहले हुआ था, और एक बार 1978 में जनता सरकार थी तब हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद आप कह सकते हो 2 बार हुआ, 1978 2016, और एक बार 1946 में भी आपका हुआ था स्वतंत्रता से पहले, जिसमें 1000 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं कि मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए मुद्रास्फीति का मतलब होता क्या, पहले तो ये समझिए, है ना। इसका मतलब होता है कि मुद्रा की अधिकता, अगर मान लो मूल्य बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कीमतें मतलब कम खरीदने लगते हैं। हाँ वही चीज होता है मुद्रा की अधिकता, स्फीति मतलब बढ़ना, मुद्रा की अधिकता। विकल्प आपका ए नंबर महंगाई जिसे कह सकते हो। जब महंगाई होती है ना तो अब हम लोग उस हिसाब से क्या चीजें मैनेज करते हैं, सस्ता होता है तो खूब सारा खरीद लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। अच्छा सबसे बड़ा वो भी वाणिज्यिक पूछा गया है। हालांकि ऑप्शन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं दिया, नहीं वो लोग तो वही लगा देते। वाणिज्यिक बैंक की जब हम बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। विकल्प नंबर जाएगा आपका सी नंबर के साथ, है ना, बिल्कुल सही है। और यहां पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति आप जानते ही होंगे सभी लोग, ये तो आपका मत्स्य उत्पादन, मत्स्य पालन से हो जाएगा, मछली से हो जाएगा। 9 नंबर का बी आपका सही है। और भारत में योजना आयोग को कब भंग करके नीति आयोग लाया गया था? तो ये 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया सेबी का, बताइए कि सेबी का फुल नाम क्या है ना, सेबी का पूरा नाम क्या है। अच्छा इससे एक प्रश्न आपका और बनता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी, है ना, याद रखेंगे। 11 नंबर का आपका क्या, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे सर कहीं कहीं 1988 मिलता है। 1988 में जो सेबी की स्थापना आप कहते हैं वो गैर संवैधानिक थी। संवैधानिक रूप से बात करेंगे तो 12 अप्रैल 1992, इसलिए स्थापना जब भी पूछेंगे आपको 1992 वाला ऑप्शन लगाना है। अगला प्रश्न हमने पूछा है कि भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। 12 नंबर में देखिए आपको बताना है कि भारत में जो डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ था 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था, कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है नाबार्ड की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी।
देखो पहली बात तो ये ग्रामीण बैंक है, सभी को पता है, और इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 हुई थी। कई बार पूछा गया पेपर में। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की स्थापना। अब पहली बात तो ये ग्रामीण से संबंधित है, तो इसलिए ग्रामीण लगाना। एक पेपर में प्रश्न आपका पूछा गया था अभी हाल ही में, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि नाबार्ड की जो स्थापना है किसकी सिफारिश पर की गई थी। सिफारिश की जब हम बात करेंगे शिवरामन समिति है, याद रखिएगा। ये प्रश्न हम आपको इसलिए बताए हैं, पेपर में आ चुका है। चाहते तो हम आगे बढ़ जाते, लेकिन आपको जानकारी सटीक देने के लिए प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। शिवरामन समिति की सिफारिश पर याद रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी पूछा गया था हाल ही में। अगला प्रश्न हमने पूछा है, आपको बताना है कि जीरो आधारित बजट की अवधारणा किसने दी थी। 14 नंबर में हमने पूछा है, तो आप कहेंगे इसकी जो दिया था पीटर ए पायर, उनका नाम था। 14 नंबर का बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, ये वाला जो प्रश्न हमने आपसे पूछा है, हाँ सही तो है। पीटर ए पायर जीरो आधारित बजट के निर्माता कह सकते हो, है ना। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 15 नंबर में। देखिए आपको यहां पर बताना है, लिखा हुआ है आपके सामने कि भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब लॉन्च किया गया था। हमने पूछा है कि भारत में मेक इन इंडिया अभियान जो है ये कब लॉन्च हुआ था, आपको बताना है। तो ये आपका कब लॉन्च हुआ था, 25 सितंबर 2014 को। हाँ, 25 सितंबर 2014 को हुआ था। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, आपको बताना है कि बैलेंस शीट में क्या दर्शाया जाता है। बैलेंस शीट में क्या दर्शाया जाता है, 16 नंबर में बताना है। तो इसमें आपका दर्शाया जाता है एक निश्चित तारीख को संपत्ति और दायित्व है। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं, पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस रूप में रखा जाता है। हमने यहां पर पूछा है कि भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस रूप में। देखो सबसे पहले अमेरिकी डॉलर है, उसके बाद आपका सोना आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। विकल्प आपका बी है। अगला प्रश्न हमने पूछा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भारत में कब लागू हुआ था। 18 नंबर में पूछा गया है। ये लागू हुआ था आपका 2018। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर, नहीं डी नहीं, यहाँ पे 18 नंबर का बी होगा, 2016 में हुआ था। ये हमने क्या पूछा है आपसे, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। हाँ, ये जो है ना इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड जो है भारत में लागू कब हुआ था, 2016 में लागू हुआ था। याद रखेंगे 18 नंबर का क्या है, 2016 में लागू हुआ था। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। देखिए आरबीआई की स्थापना की जब हम बात करते हैं, स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को होती है। और राष्ट्रीयकरण की जब हम बात करते हैं तो 1 जनवरी, याद रखिएगा यहां लिख दे रहे हैं। अगर हम आपसे कहें राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ये राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि भारत में वित्त आयोग का जो गठन है ना, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है। अनुच्छेद नंबर 280 है। बड़ा आसान प्रश्न है ये, कई बार हमने कराया है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी, आपको बताना है। ये 16 जनवरी 2016 को बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ 16 जनवरी 2016। बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है। बिटकॉइन की अगर हम बात करेंगे तो आपके क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत आएगा। भारत में आधार कार्ड जारी करने वाला संस्था कौन सा है। देखो हमने पूछा है भारत में आधार कार्ड जारी करने वाला संस्था कौन सा है। आधार कार्ड नंबर आपको पता ही होगा कितने डिजिट का होता है, आपका 12 डिजिट का होता है। 12 डिजिट का होता है, याद रखिएगा। आपका UIDAI करता है, जिसको आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है, NPA का फुल फॉर्म क्या होता है। NPA का पूरा नाम क्या है। हमने 24 नंबर में पूछा है, तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, आपने कई बार बताया है। विकल्प आपका जाएगा बी नंबर के साथ। गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहते हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य कौन सा है। 2024-25 के अनुसार बताना है।
सबसे बड़ा निर्यातक राज्य गुजरात है। विकल्प आपका बी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फेम इंडिया योजना किससे संबंधित है? फेम इंडिया योजना किससे संबंधित है? ये आपकी है इलेक्ट्रिक वाहन से, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल कह सकते हैं। 27 नंबर में देखने वाले हैं, लिखा है आपके सामने, पूछा गया है कि लघु उद्योग की परिभाषा में निवेश सीमा कितनी है 2024 तक? देखिए निवेश सीमा पूछा गया है तो आप कहेंगे 10 करोड़ तक है, याद रखिएगा, सी नंबर है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया पीएमजेडीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है? बड़ा आसान प्रश्न कह सकते हैं, सभी को मालूम होना चाहिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना होता है। हम आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई थी, इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है बाद में, है ना, कब आई थी आपको बताना है, घोषणा कब की गई थी ये आपको बताना है, याद रखिएगा। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? 29 नंबर में हमने पूछा है, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश को ही कहते हैं अपने। हमने पूछा बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? कह रहे हैं 1875 में हुई थी। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, 1875 में आपकी हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, हमने पूछा है आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ था? ये 12 मई 2020 को शुरू हुआ था। भारत में सबसे बड़ा सोने का भंडार किस बैंक के पास है? भारत में सबसे बड़ा सोने का भंडार किस बैंक के पास है? हम बैंक की बात करेंगे तो आप कहेंगे आरबीआई के पास है, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, आरबीआई। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पीएमएमवाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु लोन की अधिकतम सीमा कितनी है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु लोन की अधिकतम सीमा कितनी है? अधिकतम सीमा की हम बात करने वाले हैं, कह रहे 50,000 रुपए। हाँ 50,000 रुपए है, बिल्कुल सही बात है। आईएफसी कोड कितने अंक का होता है? हमारा तो आईएफसी कोड एसबीआई बैंक का क्या है, एक बार लिख देते हैं, उससे मिला लेंगे कितने अंक होते हैं, गिन लेते हैं। एसबीआईएन है, एसबीआईएन 000256, ये हमारे बैंक का है। अब कितने हो गए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब 11 लगा दो। अब जिनको अगर अपने बैंक का आईएफसी कोड याद है ना, वो तो बता ही देंगे, नहीं याद है तो याद रखिए 11 होते हैं। अगला बताइएगा कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन आपका 2 अक्टूबर भैया गांधी जी की जयंती पे शुरू होता है। अगला बताइए एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी 1992 में हुई थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो WTO गाइड की जगह आया था 1995 में, हमने कई बार आपको बताया है, 1 जनवरी 1995 लगा दीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है आयात शुल्क को क्या कहते हैं? आयात शुल्क को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? आयात शुल्क को अंग्रेजी में इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, है ना। इसका मतलब यहां पे क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे कस्टम ड्यूटी। हाँ कस्टम ड्यूटी बिल्कुल सही है। 38 नंबर का जो जवाब होगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर यहां पर कस्टम ड्यूटी, हाँ सीमा शुल्क जिसे कहते हैं, सीमा शुल्क को क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। हमने यहां पर आपसे पूछा है कि अमृत महोत्सव की किसकी 75वीं वर्षगांठ पे मनाया गया? अमृत महोत्सव किसकी 75वीं वर्षगांठ पे मनाया गया? 39 नंबर में कह रहे हैं स्वतंत्रता, हाँ 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ पे, बिल्कुल सही है। पीएम किसान योजना में किसानों को सालाना कितनी राशि मिलती है? 40 नंबर में बताना है आपको। तो इसमें मिलते हैं आपके कितने रुपए मिलते हैं? 6,000 रुपया। हमने यहां पर 41 नंबर पूछा है उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? आप कहेंगे ये तो एलपीजी कनेक्शन से है, गैस से है। गिफ्ट सिटी, बताइए, आपसे पूछा गया है गिफ्ट सिटी भारत के किस राज्य में है? गिफ्ट सिटी जो है भारत में कहां पर है? आप कहेंगे गुजरात के गांधीनगर में है, जो साबरमती नदी के तट पर बना है। बिल्कुल सही बात है, गुजरात लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी गिफ्ट सिटी। गा से गिफ्ट है, गा से गुजरात, याद रहेगा सभी को। रेरा RERA कानून किस क्षेत्र से संबंधित है? 43 नंबर पूछा गया है, तो ये आपका दोस्तों रियल एस्टेट से संबंधित होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब पूरे देश में लागू हुई? आप कहेंगे ये जो लागू हुई थी आपको बताना है,
हाँ बिल्कुल बताइए सभी लोग। 2020 में कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ 30 जून 2020 कह रहे हैं, हाँ ठीक है। एक देश और एक राशन कार्ड, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 30 जून 2020 को पूरे देश में लागू करने की घोषणा की गई थी। आपका ए नंबर सही है। अगला बताइए, यहां पर आपसे पूछा गया है डिजिटल रूपी सीबीडीसी को किसने लॉन्च किया था? ये किसने लॉन्च किया था? उसका नाम है आपका आरबीआई, यानी बैंकों का बैंक आरबीआई। हाँ बिल्कुल सही है। सीबीडीसी होता क्या? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता है, ठीक है। अगला बताइए, यहां पर आपसे पूछा गया है कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? सागरमाला परियोजना सिंपल सी बात है, ये आपका समुद्री क्षेत्र के समग्र विकास से है। बंदरगाह विकास लगा दीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य 2024-25 में कौन सा है? राज्य की हम बात करने वाले हैं। राज्य का नाम है आपका कौन सा है? महाराष्ट्र है। हाँ महाराष्ट्र कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा क्या कब लागू हुआ था? ये फेमा कब लागू हुआ था? 48 नंबर। ये कोई फेमा साबुन नहीं है ना। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जो 1 जून 2000 को लागू हुआ था। पूरा डेट याद रखिएगा, 1 जून 2000 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है? हमने कहा आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है? आप कहेंगे मिलता है सर जी 5 लाख तक का। 5 लाख तक का है ना, कैशलेस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीएलआई स्कीम का पूरा नाम क्या है बताइए? 50 नंबर। पीएलआई स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। जो भारत सरकार की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली योजना है, हमने यहां पर आपसे अगला प्रश्न पूछा है कि निपुण भारत मिशन किससे संबंधित है? निपुण भारत मिशन भैया किससे संबंधित है? तो आप कहोगे सर जी शिक्षा से है। हाँ शिक्षा कह रहे हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता से संबंधित है शिक्षा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना, कई बार चिल्ला चिल्ला के बताए हैं। ये पहली पंचवर्षीय योजना वही है जो हैरोल्ड डोमर पे मॉडल पे आधारित है, 1951-56 वाली। आप कहोगे महालनोबिस पे कौन सी थी? वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। यहां पर आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है IRDAI किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है? ये किस क्षेत्र को करता है? बीमा, कई बार बता चुके हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण होता है, इंश्योरेंस सेक्टर को नियंत्रित करता है। बिल्कुल बात सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? ये कब शुरू हुई थी? किसी को पता है? 2016 कह रहे हैं। हाँ 2016 में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही बात है। बताना है। भारत में सबसे अधिक एफडीआई कहां से आता है? सबसे अधिक एफडीआई आपका सिंगापुर से आता है, ठीक है ना। दोनों है लेकिन सिंगापुर सबसे नंबर पे, शीर्ष पे है। 55 नंबर का आपका क्या है? बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? आपको बताना है। गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दीजिए। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हमने पूछा है 57 नंबर में। 57 नंबर का कह रहे हैं ए नंबर होगा, अमेरिका। 57 का ए है। पूछा गया वोकल फॉर लोकल नारा किस अभियान का हिस्सा है? वोकल फॉर लोकल नारा किस अभियान का हिस्सा है? यह हिस्सा आपका है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और इस तरीके से जो आपके 58 प्रश्न थे कंप्लीट हमने करा ही दिया है। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। जैसा कि अभी आप जानते हैं नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को पूरे देश में लागू होता है, गठन होता है, योजना आयोग की जगह ले लेता है। नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही सांविधिक निकाय, ये भी याद रखिएगा। अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के देखिए कार्य क्या क्या है। नीति कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, ये सब लिखे हुए हैं। अन्वेषण और मूल्यांकन संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष मोदी जी, नरेंद्र मोदी, इन्होंने ही स्थापना किया है। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। सीईओ की बात करेंगे सिंधु श्री खुल्लर थे। पहले अध्यक्ष अगर योजना आयोग की बात करेंगे
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने पहले योजना आयोग चलाया था, बाद में नीति आयोग आता है। पहले उपाध्यक्ष की बात करेंगे योजना आयोग की तो गुलजारीलाल नंदा थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष की बात करेंगे मोंटेक सिंह अहोलिया थे। ये आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ चीजें हमारे पास संस्थाएं हैं महत्वपूर्ण, जो अभी हम आपको फेरा फेरा बता रहे थे। एक एपेडा क्या होता है, ये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एमपी यानी एमपेडा क्या होता है, यह समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1972 में होती है। मुख्यालय याद रखिएगा कोच्चि है। अब फेरा की बात करते हैं। फेरा क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए। फेरा क्या है, फेरा आपका विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम है। ये संसद के द्वारा 1973 में पारित होता है, लागू होता है 1974 में। संसद के द्वारा पारित हुआ था आपका 1999 में फेमा है, और ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। देखो, फेरा और फेमा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लीजिए। विदेशी मुद्रा के नियमन एवं संरक्षण के लिए 1947 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 बनाया गया। इसी अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण नियुक्त किया गया। 1 जून 2000 को फेरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में लागू किया गया। फेरा के तहत विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध माना जाता है। फेरा के तहत जुर्माने और जेल की सजा दोनों का प्रावधान भी आपका है। ये कुछ हमारे स्पेशल पॉइंट है, आपको बता दिया है। और दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हम हर टॉपिक एक वीडियो आपको कराते रहेंगे, जिससे आप कम टाइम में अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। और हम चाहे तो बहुत बड़ी क्लास एक साथ करा भी सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कराते हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, भूलोगे भी नहीं। और वीडियो में आपको बड़ा आसानी मिल जाएगा। जब एक बड़ा वीडियो होता है उसमें ढूंढना होता है पार्ट को पढ़ने के लिए, तो फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो इसलिए आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, वहाँ पर आप सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा।